तालियां बजा ही दीजिए। निरुपमा कोथरू जी, अरविंद गौर साहब, अरे हो गया यार, ये सेशन है, विश्व रंगमंच दिवस है आज, तो आप लोगों से ये अदब का जश्न है, आप लोगों से तहजीब की गुजारिश है। यस, बस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको कायम रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसे कायम रखेंगे, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि ध्यान से सुनिएगा। राजेश साहब, पंकज साहब, ऋचा जी, निरुपमा जी, अरविंद जी, इतने प्यारे और हंसी हो जितना सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने की भी हद है, कितना सोचा जा सकता है। ये बाकी सब तो हम गुजारिश करके हाथ पैर पकड़ करके पंकज जी को तो ढूंढ ढांढ के कहीं से कि आप दिल्ली में कब कहाँ हैं, ये मिल गए हमारी दोस्त की हवेली में, वहीं ऋचा जी मिल गई, हमने कहा मामला पूरा हो गया। और एक और अनाउंसमेंट है, आज सर विश्व रंगमंच के उस पर जहाँ पर हम पहले 10 साल से हम 2-4 हमारे जश्न अदब के ख़ास अवार्ड्स होते हैं जिसे हम सम्मानित करते आए हैं, आज जो है हम पंकज जी को उनके थिएटर में योगदान के लिए जश्न अदब का 2022 का थिएटर का अवार्ड देंगे। कब देंगे ये पता नहीं है, पहले आप गुफ्तगू सुनिएगा, सलीके से सुनिएगा। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं कितना खौफनाक हो सकता हूँ आप सबको अंदाज़ा नहीं है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। आई थिंक मेरे पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन तो हो चुका है और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। हमारे साथ 3 बहुत ही हमारे अच्छे कलाकार हैं, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी जी, राजेश तेलंग जी और अरविंद गौर साहब, जो दिल्ली में आप सब जानते हैं थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती है। एक बार फिर इनका ज़रा स्वागत कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक गुजारिश है, पहले सब अपना मोबाइल प्लीज़ साइलेंट कर लें और मास्क लगा लेंगे, हम सब के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रिया। और रंजीत भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, वो निकाल देंगे ऑडिटोरियम से। जी जी। तो दोस्तों, जैसे रंजीत भाई ने बताया, आज 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, इसलिए आज हम थिएटर पे ही बात करेंगे। और इस सेशन का नाम भी है ये दुनिया एक रंगमंच है। ये विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट का एक मोनोलॉग से लिया गया है, दैट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर बट एक्टर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। और उन्होंने मतलब कंपेयर किया है कि लाइफ भी एक रंगमंच है, दुनिया रंगमंच है, हर कोई अपना पात्र निभाता है और चला जाता है, और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अलग अलग एक्ट्स हैं। तो ये सब हमारे कलाकार बहुत अच्छी तरह ये समझते हैं, क्योंकि आज जो भी यहाँ स्टेज पे है उसका रंगमंच से बहुत गहरा नाता है।
तो हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पैनलिस्ट से कि हमें बताएं थिएटर तक वो पहले कैसे पहुंचे। तो रिचा, लेडीज़ फर्स्ट के वास्ते से पहले मैं आपको बुलाऊंगी। मैं जानती हूँ आप स्टीफन्स में जब थी, जो मेरा कॉलेज भी था, हमारी बड़ी अच्छी एक शेक्सपियर सोसाइटी है, और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग हर कॉलेज में बहुत अच्छी परंपरा रही है थिएटर की, चाहे वो रामजस हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, LSR हो, बिरांडा हो, सभी कॉलेजेस में बहुत अच्छी परंपरा है। और रिचा ने भी मुझे लगता है उसी का फ़ायदा उठाया है और इनकी ट्रेनिंग उठाया है, और बैरी जॉन के साथ भी इन्होंने काम किया। तो रिचा, हमें बताएं थिएटर में आपकी पहली रुचि कैसे जागी और कैसा रहा आपका थिएटर के साथ जो सफ़र था? पहले तो हॉल इतना खचाखच भरा है देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे मिलके बहुत होप मिलती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कुछ दिन पहले पंकज जी और मैं फुकरे 3 की शूटिंग कर रहे थे मेहरा जी की हवेली में, चांदनी चौक में। तब उनके यहाँ वो कटआउट लगा हुआ था जश्न अदब का, तो हमने बातचीत की और फिर मैंने खुद को इनवाइट कर लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है रिचा। मैं और पंकज जी तो आ ही रहे थे, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होके आज के दिन। थिएटर से मेरी पहली, मतलब स्कूल में तो सभी प्ले करते हैं, मैं भी बता सकती हूँ, क्लास 1 में मैं टमाटर बनी थी फलाना, बट हम सभी बने थे, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, वो सब बच्चों को सब्जियों खिलाने के लिए जो प्ले बनाया था उसमें मैं टमाटर बनी थी। पर उसके बाद मेरी पहली शुरुआत तो सेमी प्रोफेशनल थिएटर में NSG की TI रेपरेटरी एक नाटक कर रही थी, और कितने टुकड़े, जिसको कीर्ति जैन डायरेक्ट कर रही थी। अब कीर्ति जैन मेरी दोस्त की मम्मी थी, तो उनको मैंने बताया था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने मुझे छोटे से एक्स्ट्रा के पार्ट में कास्ट कर लिया। आपसे भी मैं मिली थी तब, हाँ, साथ में हमने किया था। इन्होंने कुछ शोज़ किए थे जी, पाकिस्तान में हम गए थे रफ़ी पीरज़ादा फाउंडेशन के एक मतलब थिएटर महोत्सव में, वहाँ के बस उसी से शुरुआत हुई। उससे ज़्यादा मैं ये भी कह रही थी कि वर्ल्ड थिएटर डे पे मेरा यहाँ बैठना बनता नहीं है, मुझे थिएटर से बहुत लगाव है, पर इन लोगों जैसा योगदान मेरा बिल्कुल कतई नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। और बस मुझे लगता है थिएटर जो व्हीकल बन सकता है समाज में चेंज के लिए, जो चीज़ें हम एक छोटे से इमोशन के साथ कह सकते हैं, वो बड़े बड़े ऑपेड लिख के, बड़ी बड़ी थीसिस लिख के भी नहीं कह पाते। और मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन यहाँ होके इस वजह से। बहुत अच्छा रिचा। तो अरविंद जी, अब जी 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 जी, अच्छा, तो हमारे दो बहुत ही होनहार एलुमनाई हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे साथ। मैं ये बहुत फख्र से कहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे सौभाग्य मिला था 3 वर्ष बतौर जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर, मैंने सारी एकेडमीज़ की देख रेख का काम मुझे मिला था। तो NSD उसमें सबसे हमारी, मतलब मैं कहूँगी सबसे बुलंद एकेडमी है, जिसका नाम देश में नहीं विदेश में भी लिया जाता है। और एडमिशन इतना मुश्किल है कि जो NSD पहुँच गया वो पहले ही काफ़ी कुछ हासिल कर चुका है। आप लोग जानते होंगे, मनोज बाजपेयी जी बार बार बताते हैं कि 3 बार उन्होंने कोशिश की NSD में, 3 बार उन्हें एडमिशन नहीं मिला। तो पंकज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप बिहार से NSD तक कैसे पहुँचे, और घर वालों ने कोई उसमें रोक टोक की क्या, आपको मना किया कि कहाँ जा रहे हो भाई और क्या करने जा रहे हो तुम? नहीं, मेरे घर वालों ने नहीं रोक टोक मना किया था। बाबूजी पूछे थे कि क्या होगा ये करके, तो मैं बोला मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो झूठ बोल के आए? हाँ, मैं बोला कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी और मैं कहीं ड्रामा पढ़ाऊंगा। तो बोले अच्छा एक पढ़ाई होला, हम बोले हाँ। तो फिर तो आ गए। तो उससे पहले कुछ नाटक वगैरह नाटक का, हाँ जी, पहले नाटक का अनुभव, पहले नाटक का मेरा अनुभव ये है, मेरे गांव में छठ का पूजा होता है, तो उसके दूसरे दिन एक पुरानी परंपरा थी, गांव के लोग मिलकर नाटक करते थे, बहुत ही एमेच्योर लेवल का, बहुत ही मतलब एमेच्योरिस्ट प्ले होता था वो। तो उसमें ज़्यादातर अभिनेता गांव के चाचा बड़े भाई लोग होते थे, तो हम छोटे बच्चे हैं तो हमको भी आ जाओ तुम, तो और कोई लाइनें अपनी याद नहीं करता था। संवाद रिहर्सल चलेगा करेक्ट 15-20 दिन रात को, बट रिहर्सल में आधे टाइम खैनी पान बीड़ी या इधर उधर की बात होगी, हाँ कि क्या हुआ उनका जमीन का लफड़ा चल रहा है, यही सब होगा रिहर्सल के नाम पे। और जो जूनियर होगा चलो उठो करो तुम, तो भैया आप नहीं, हमें पुराने कलाकार हैं कर लेंगे। तो हम छोटे बच्चे लाइन वाइन करके थोड़ी प्रैक्टिस करते थे और बड़े सीनियर लोग ये कर लेंगे।
और स्टेज के दिन जिस दिन नाटक होता था, आज ही मैं किस्सा सुबह किसी को बता रहा था, छोटे बच्चे तो हम थोड़े बहुत याद करके जाते थे, हमारी लाइनें वैसे भी 1-2 मिलती थी, और जो बड़े कलाकार हैं, मतलब आपको नहीं, गांव की बात कर रहा हूं तो वो आगे बढ़ गए, और वहां डायरेक्शन का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करना, पर्दे के पीछे से डायरेक्टर प्रॉम्प्ट करता है, विक्रम सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और ये सुन के बोलेंगे, वो आगे गए भूल गए लाइन, क्योंकि रिहर्सल तो हुई नहीं है, आगे जाके हंसने लगे 1.5-2 मिनट हंसने के बाद वो धीरे धीरे पीछे आ गए पर्दे के पास कि मेरी लाइन क्या थी। खैर, तो ऐसे माहौल से मेरे अभिनय की शुरुआत हुई थी गांव में, और फिर पटना आया तो सीरियस थिएटर का पटना में इनकाउंटर हुआ। एक थिएटर हो कालिदास रंगालय में कोई शो हो रहा था, और मैं पहुंच गया देखने, और एक अभिनेत्री थी, वो उनका एक लंबी स्पीच चल रही थी उनकी, प्रणीता जायसवाल जी की, और मैं देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि रोने लगा। और उसके पहले मुझे लगा कि यार ये तो कमाल का मीडियम है, मतलब ये एक एक्टर लाइव चल रहा है, सिनेमा की तरह ही, ऐसा नहीं है कि बीच में मतलब वो पर्दे पे आ रही है, सामने मेरे कर रही है और मुझे रोना आ रहा है। तो ये तो बहुत, उसके बाद मैं लगातार दर्शक बन गया था 1 सालों तक, पटना के हर नाटक को देखता था, और फिर धीरे धीरे इतना लगातार ऑडियंस बन गया कि जो साइकिल स्टैंड वाले थे सुनील जी, उनसे मेरी परिचय दोस्ती हो गई। वो साइकिल 1 रुपया वो होता था साइकिल स्टैंड का, वो भी लेना छोड़ दिए, बोले कि तुम्हारी तरीके का ऑडियंस चाहिए मुझे, ऐसा सीरियस ऑडियंस हमें चाहिए रंगमंच के लिए जो हर रोज देखने आए, तो तू 1 रुपया मत दे। फिर मैं बोला उनको, अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मैं भी करना चाहता हूं, तो मिल लो, तब तो तुमको सब जानने लगे हैं कि रोज आते हो। फिर एक ग्रुप से मिला, और वहां से पटना से नाटकों में झाड़ू बहारू लगाने से शुरुआत हुई थी। फिर दिल्ली पहुंच गए। फिर उसके बाद दिल्ली, हाँ, उसके 6-7 साल बाद दिल्ली। जी, तो राजेश जी आपके सीनियर रहे हैं मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। आप 2004 बैच है और इनका मेरे ख्याल से 93 बैच है। काफी तो राजेश पुरातन जी, आप शायद बीकानेर से बिलोंग करते हैं, और आप बता रहे थे कल कि आपके परिवार में ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक वगैरह की तरफ ज़्यादा ये था सब लोगों का तवज्जो। तो ये थिएटर में कैसे आ पाए, और बीकानेर से दिल्ली तक कैसा सफ़र हुआ आपका? मतलब मेरी पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है, और ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक से, और कोई सितार बजाता है, कोई सरोद बजाता है, दादाजी ध्रुपद गाते थे, तबला प्लेयर थे, तो घर में ऐसे कला का माहौल था और कोई रोक टोक नहीं थी। ऐसे ही हम सारे भाइयों को, कजिन्स को मिलके, मेरे चाचा जी ने एक प्ले करवाया, प्रताप विजय, वो पारसी नाटक था जो मोहल्ले में ही किसी चौकी पे करवाया, और तो कुछ शौक सा जागा कि मज़ा आया वो करके। और फिर गर्मियों की छुट्टी में मेरे बड़े भाई यहाँ कार्टूनिस्ट थे, सुधीर तेलंग, दिल्ली रहा करते थे वो, तो गर्मियों की छुट्टी में मैं यहाँ आ जाता था दिल्ली, और दिल्ली में उनको परेशान करता था, तो उन्होंने, उनका यहीं बहादुर शाह जफर मार्ग में ही ऑफिस था टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा तू बहुत परेशान करता है गर्मियों की छुट्टी में पूरा, तो यहाँ NSD की चिल्ड्रंस वर्कशॉप हो रही है बच्चों की, जब टाई बना नहीं था तब, तो उन्होंने मुझे यहाँ उसमें एडमिशन करवा दिया, बच्चों की NSD की वर्कशॉप में। तब मुझे ये वो वर्कशॉप की थोड़ा एक जाना कि सच में थिएटर क्या होता है, और ये पता चला कि 10 नाटक करने ज़रूरी हैं, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो आप NSD का कोर्स कर सकते हैं। तो फिर मैंने वापस बीकानेर जाके मेच्योर थिएटर ज्वाइन किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और 10 से ज़्यादा ही नाटक कर लिए। और आपने तो लकीली नाटक डायरेक्ट भी किए और लिखे भी, और अभी भी शायद आप नहीं, कर रहे उस दौरान नहीं, उस दौरान मैं सिर्फ उसके एक्टिंग ही बाद। कर रहा था, वो बाद में मैंने लिखना और अभी direct तक आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप वेब अभी सीरीज कुछ सालों से करते हैं, थोड़ा छूट फिल्में भी गया है, करते बट हैं। फिर भी कहीं कहीं करता रहता हूँ। आज इतने दिनों बाद मंच पे बैठा हूँ, चढ़ा हूँ, जी, तो वो अपने आप में, हमें भी बड़ी खुशी है कि और इतनी ऑडियंस को देख रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही खुशी हो रही है। जी। अरविंद जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आप तो दिल्ली की जानी मानी हस्ती हैं थिएटर की। आज हमने आपका प्ले देखा, जिसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको। दोस्तों, आप सबने देखा कोर्ट मार्शल, और हमें बताइए अस्मिता थिएटर और आपकी रंगमंच की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी नाटक की यात्रा जो है पुरानी दिल्ली से है। मैं पढ़ाकू बहुत था, बहुत ही साहित्य पढ़ता, विज्ञान का छात्र था, लेकिन लाइब्रेरी में जाकर साहित्य पढ़ता था।
तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ जाता था। वहाँ पर कुछ लोग नाटक करते थे, हर बुधवार को बृहस्पतिवार को वहाँ पर ऑडिटोरियम के अंदर अपना कुछ नाटक देखते थे वहाँ पर। तो मुझे लगा ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लीजिए, उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करोगे, तो उन्होंने मुझे एक्टिंग में लिया नहीं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत बात है। मैंने अपने पुराने दोस्तों इकट्ठा किया जो स्कूल के थे, अब 12वीं के बाद की छुट्टियाँ थी, तो मैंने उनको इकट्ठा करके वहीं पर नाटक करने जो है अपने कच्चे पक्के नाटक करने शुरू कर दिए। और करते करते फिर आपने गलतियाँ की और सीखते गए, नाटक देखने शुरू किए। और एक दिन ऐसा आया कि मैं नाटक देखते हुए, नाटक करते हुए, नाटक पर लिखते हुए मैं जो है नाटक के डायरेक्ट भी करने लगा प्रोफेशनल रूप से। और मेरी पूरी यात्रा एक तरह से मेरी बहुत ही चलते चलते, गिरते हुए, लुढ़कते हुए उस तरह से हुई है। आज भी वैसे ही है, रोज़ाना मैं सीखता हूँ। और फिर मैंने मज़दूरों के बीच में काम करना शुरू किया, वजीराबाद के मजदूर बस्ती में काम करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को लेकर किया और उनके साथ मिलकर नाटक इम्प्रोवाइज करने शुरू किए। और वो एक तरह से मेरी जो ज़िंदगी की असली ज़िंदगी को मैंने देखा, जो मेरे नाटकों में भी रिफ्लेक्ट होता है। मेरे सामाजिक राजनीतिक नाटक होते हैं और नुक्कड़ नाटक तो अस्मिता लगातार करता है, वो वहीं से आए। फिर मैंने कॉलेजों के साथ काम करना शुरू किया। एक नुक्कड़ नाटक टीम बनाई मैंने जागरूसन कॉलेज के छात्रों के साथ, और हम उसको लेकर दिल्ली के लगभग 400-500 स्कूलों में हमने नाटक किए। तो वो नाटक ऐसा था कि उसने हमें 3-4 साल तक लगातार सिखाया। उस समय मैं पत्रकारिता भी कर रहा था, नाटक भी कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था। तो एक पूरी यात्रा मेरी एक दिन की नहीं है, मैं लगभग 8-10 साल मैंने इसी तरह सीखते हुए बिताए और नाटक की शुरुआत की। जब मंडी हाउस में आया मैं, मतलब जब पुरानी दिल्ली लाइब्रेरी से श्री राम सेंटर मंडी हाउस आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। मतलब कदम पैर काँप रहे थे कि अरे श्री राम सेंटर आप जा रहे हैं। और जब गए तो वहाँ मैं एक ऑडिशन देने गया, मतलब ऑडिशन नहीं, मैं ये एक कोर्स में एडमिशन लेना था कि मैं एक्टर बन जाऊँ। तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि करके दिखाओ। मैंने कुछ करके दिखाया, उन्होंने कहा जाओ ठीक है। मैंने क्या हुआ, बोले तू एक्टर बनेगा। उन्होंने मुझे एक्टर को रिजेक्ट कर दिया, मैं आज तक एक्टर नहीं बन पाया। तो वो बहुत खराब लगा, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है कि कौन कैसे किसी की प्रतिभा को, किसी को 1 मिनट के अंदर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। मैंने उसके बाद बहुत अलग अलग जगह काम किया, पत्रकार, टेलीविजन सब किया। लेकिन जब मैंने वापस आकर प्रोफेशनल ढंग से अस्मिता थिएटर बनाया तो एक बात सबसे पहले की कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हर एक को मौका मिलना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हर एक के अंदर प्रतिभा होती है, सिर्फ मौकों की कमी होती है। और कोई भी संस्थान, कोई भी ग्रुप कहीं भी आपको तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक आप मेहनत ना करना चाहें। हमारे पास सिर्फ मेहनत है। दिन रात मैं अपने एक्टरों को ये कहता हूँ काम कीजिए। अब कोरोना के 2 साल के पीरियड के बीच में हमने कम से कम हज़ारों नुक्कड़ नाटक किए और लोगों तक पहुँचे। हम मास्क पहन कर ही पहुँचे, हमने तमाम चीज़ें की। तो ये हमारे लिए थिएटर की एक यात्रा, ऐसा नहीं कि मैंने इस दिन शुरू किया और आज थिएटर में यहाँ पहुँच गया। मेरे लिए एक दिन सुबह होती है, सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे तक थिएटर की यात्रा होती है, जो रोज़ाना होती है। शुक्रिया। कितनी अच्छी बात कही आपने अरुण जी। आपकी यात्रा रोज़ होती है, सुबह और शाम को ही होती है, बल्कि मुझे लगता है यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। हम भी चाहते हैं आप हमेशा थिएटर करते रहें। तो थोड़ी सी इस यात्रा का मैं रुख मोड़ना चाहूँगी फिल्मों की तरफ, क्योंकि 2 हमारे मेहमान जो हैं, मैं याद कर रही थी, नहीं ये दोनों जो एक फिल्म में आए थे इकट्ठे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो जी, ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता दूँ, ये मैं क्यों पूछना चाहती हूँ कि पंकज जी के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ब्रेक थी वो पहली, और ऋचा जी आपके लिए भी। तो आप दोनों जब उस मतलब सेट पे गए तो वहाँ मनोज बाजपेयी भी थे, जो खुद थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पीयूष मिश्रा जी भी थे। तो मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, ये राजीव मसन जी का राउंड टेबल था 2017 का, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं इरफान भाई को याद कर रही हूँ, जो हमारे बीच अब नहीं है, पर बहुत हम सब के बहुत ही अजीज़ कलाकार थे। तो सब लोग बैठे थे, लगभग 5 लीडिंग एक्टर्स थे, अक्षय कुमार जी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन और इरफान भाई। तो अक्षय कुमार जी ने एक किस्सा सुनाया जो बिल्कुल इतना मज़ेदार किस्सा था। बोले कि मुझे डायलॉग से बड़े घबराहट होती है, तो मेरे पास 3 पेज का लंबा डायलॉग था, इरफान के साथ फिल्म थी, तो मैं आया घबराते मरते हुए, किसी तरह सीन बस हो जाए।
और मैं किया। इरफान आए टहलते हुए बॉस की तरह, पोजीशन देखी, कैमरा देखा कहाँ है, लाइट देखा, साउंड देखा, फराटेदार डायलॉग बोल के निकल गए। मैंने कहा गुरु तुम क्या चीज़ हो? तो बोले ये थिएटर होता है बॉस, थिएटर में हमें पोजीशन दिखाई जाती है और हमें पता होता है, और हर परफॉर्मेंस में हम उसको नए ढंग से करते हैं। फिल्म में इतना आपको रीटेक का मौका मिलता है, मगर थिएटर में इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब आप दोनों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर की, उस वक्त आपको कुछ लगा कि हम, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग किस्म का था कि हम तो थिएटर से आए हैं, हम तो कुछ कर जाएंगे, सीन ले जाएंगे हम? ये मैं आप दोनों की एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा? पिछा पहले आप। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा थिएटर का दामन मैं पकड़ के ही चली, पर मुझे ऐसा लगा मुझे हिंट दूसरा मिल रहा है, तो मैंने दिशा थोड़ी बदल दी। 2008 में मैं एक नाटक करी थी, बगदाद का गुलाम, बैरी जॉन के साथ। बॉम्बे में उनका पहला और शायद आखिरी नाटक था। उस नाटक को देख के एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे कन्नू बहल, उन्होंने बोला ये लड़की हम ऑडिशन करेंगे ओए लकी के लिए। तो मुझे वहाँ से ओए लकी मिल गई, और उसके बाद मैं खालिद मोहम्मद के साथ एक बड़ा अलग म्यूज़िकल टाइप का प्ले कर रही थी बॉम्बे में, जिसका नाम था कैनेडी ब्रिज, और ये थी 2011 की बात, जिसमें एक ऐसी कहानी थी उनके खुद की लाइफ की। खालिद मोहम्मद जो क्रिटिक, राइटर और डायरेक्टर सब रहे, उनके खुद की अपनी लाइफ की एक कहानी थी कि कैनेडी ब्रिज में कैसे उनका एक बड़ा मटर्नल सा बॉन्ड बना एक तवायफ के साथ, और कैसे वो उनको फिर बाद में 20 साल बाद मिलने गए वगैरह। तो वो जो नाटक था उसमें मुझे 18 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र का होना था, 2 घंटे के बीच में ट्रेनिंग। गैंग्स ऑफ वासेपुर जब मुझे मिला तो मुझे अनुराग कश्यप ने यही कहा कि देखो एजिंग हो रही है, फला इन्होंने सबने मना कर दिया है, तुम्हें करना है? मैंने कहा हाँ, मैं तो बहुत तैयार चल रही हूँ आजकल इसी के लिए। और मुझे सच में मैं इतनी भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। मुझे आप जो बोल रही हैं, मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा, नवाजुद्दीन, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे को, हम मतलब ऑब्वियसली ग्रेट एक्टर्स, पर मैं बस ये देखती थी टेस्टोस्टेरोन, सिगरेट, पुरानी बातें, और ये सारी चीज़ें नेविगेट करके मैं कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर रेशियो, जेंडर रेशियो सेट पे, भाई एक्टर औरतों का खुद देख लो, कोई नई लड़की हो 24-25 साल की क्या सोचेगी, कितना घबराएगी। तो यही होता था। कुछ लोगों से मैं बातचीत करती थी, उनमें से एक सुल्तान जी, ऑल्दो हमारी हम बातचीत करते थे साथ में, तो वाकई बहुत मुझे सपोर्ट मिला थिएटर का। इनफैक्ट इसी साल मैं और मेरे पार्टनर अली, हमने सोचा है कि हमारे जैसे काफ़ी एक्टर्स हैं जो नाटक करना चाहते हैं, तो हमने एक प्रण लिया है, हम साल का एक नाटक करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अब हम आपको बधाई देते हैं इसके लिए, बहुत अच्छा विचार। हम अभी एक लिख रहे हैं साथ में कॉमेडी, एक अडेप्टेशन शेक्सपियर की, जो हम सितंबर में, अक्टूबर में करना चाहेंगे। जिसको म्यूजिकल थिएटर और कॉमेडी में इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम मेरा देखते रहिए, हम कास्टिंग खोलेंगे तो आ जाइएगा प्लीज़। और देखने तो ज़रूर आएंगे, बिल्कुल देखने आइएगा। हम लोग सितंबर अक्टूबर तक ओपन करने की सोचेंगे, पर हमारी कोशिश ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कल की वगैरह, साल का एक नाटक तो कर ही सकते हैं फिल्म के एक्टर भी, तो हम वांट टू डू दैट। पंकज जी, अब आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वासेपुर जी अच्छा, अरे मैं तो इतना कुछ कॉमेडी किया नहीं, अभी आप लोग हंस दिए। अच्छा था मैम, बहुत बढ़िया था। वही कि ये सारे अनुभवी अभिनेता थे, और चूंकि हम सिनेमा का व्याकरण पता नहीं था, सिनेमा के ग्रामर को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, फिल्म कैमरा, लेंसिंग या उसका एक टेक्निक थोड़ा सा थिएटर से अलग तो है जी, महीन धागा है, बट है। हाँ, बट ये है कि थिएटर ने कॉन्फिडेंस दिया होता है कि कर लोगे तुम जी। तो ये तो हम हवे में थे कि अरे कर लेंगे। और कर लिए। हाँ, कर भी लिया, लेकिन वो उस समय वो तकनीकी ज्ञान बहुत नहीं था जी। तो हमें जितना अब समझते हैं कैमरे को, तब नहीं समझते थे। तो अनुराग बहुत ऑर्गेनिक डायरेक्टर है, वो एक्टर को छोड़ देते हैं और बहुत समझाते भी नहीं है, यहाँ से चल के आओ, इनको बोल देना, करो, कैसे करोगे। तो वो
वो भांप लेते हैं एक्टर को कि यार इसको ज्यादा गाइड मत नहीं करो, है नहीं तो गड़बड़ करेगा। तो वो उस तरीके से बहुत आसानी से कर, तो कभी हंसते खेलते हो गया, हमें मालूम ही नहीं चला कि हम कोई फिल्म कर रहे हैं। और वो तो खैर कोई भी फिल्म बनते वक्त मालूम नहीं होता है कि इसका परिणाम क्या होगा, परिणति क्या होगी। तो करते वक्त बहुत आसान प्रोसेस था। सब लाइक माइंडेड लोग थे, ज्यादातर नाटक वाले लोग थे, बजट भी ज्यादा नहीं था, इसीलिए ज्यादातर नाटक वाले थे। जी, जैसे नाटकों में हमारे अक्सर होता है हाँ। कि छोटा बजट और सबको झाड़ू भी लगानी पड़ती है, हाँ, चाय भी तो वो बनाना हायरार्की पड़ता नहीं है। था सेट पे, क्योंकि मुश्किल से एक छोटी वैन होती थी जिसमें छोटे छोटे 2 कमरे होते थे सिर्फ कपड़े बदलने के लिए, कि फीमेल एक्ट्रेस को, मनोज भैया को एक केबिन मिला था छोटा सा, बाकी सब हम पेड़ के नीचे ही रहते थे। कभी किसी के घर आपको में आदत किसी के थी। ओसारा में बैठ गए, वहीं चेंज हो गया। जी, तो बहुत अच्छा माहौल था, और वो कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स थिएटर ने दिया कि कर लेंगे। बाकी टीम वो अच्छी थी, हम सबसे करवा ली। जी, और बहुत अच्छा किया आप सबने, जी। बहुत ही। तो थिएटर की थोड़ी और बात करते हैं आगे। हमारे एनएसजी के प्रसन्ना जी जो है, उनकी किताब है कि इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग, आप तो सब पढ़े हुए हैं अच्छे से और सीखे भी होंगे उनसे। तो उन्होंने उसको चैलेंज किया था स्टेनिस्लॉवस्की मेथड को, और कहा था हम क्यों अडॉप्ट करें वेस्टर्न मेथड, हमारे यहाँ खुद ही इतनी सारी ये शालाएँ चली हैं, प्रयोगशालाएँ चली हैं थिएटर में। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, थिएटर अपने आप में एक सशक्त मीडियम है क्या, जो आज के दौर में चल सकता है? क्योंकि हमारी अपनी परंपरा थिएटर की है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। मतलब वी कैन बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे पता है थिएटर स्ट्रगल कर रहा है आज के डेट में, और इतने मीडियम और इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है रोज़। बड़े पर्दे पे पहले फिल्में होती थी, फिर हमने देखा था वीडियो का दौर चला था, तो सबने कहा अब तो फिल्में ख़त्म हो गई। फिर आ गए मोबाइल पे लोग फिल्में देखने लगे, बोले अब तो नहीं चलेगा। फिर बीच में पैंडेमिक आ गया, खैर वो अब जा रहा है। वेब सीरीज़ का दौर भी चला। तो थिएटर ने हमेशा से स्ट्रगल किया है, इन सब के बावजूद, इन कठिनाइयों के बावजूद वो रहा है। तो आपको क्या लगता है, हम थिएटर अभी रहेगा, और हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग खासकर एनएसडी से रहे हैं, अरविंद जी भी हैं, और आप भी बहुत ही मशक्क़त कर रहे हैं, हम काबिल तारीफ़ है आपकी मशक्क़त। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि हम थिएटर रहेगा, और किस तरह हम इसको बुलंद कर सकते हैं एज अ मीडियम? एकेडमिक्स टाइप का सवाल था, तो मैंने सीनियर को बढ़ा दिया। मैं भी ऐसा, देखिए मैं ये आप तो हमें teaching तो में भी रह बहुत चुके थिएटर हैं। का हम क्या मतलब एक क्या कहना है उसको, एक लेश छोटा सा कण भी नहीं है। तो थिएटर रहेगा और नहीं रहेगा ये कहने की हिमाकत मेरी हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से थिएटर हमेशा रहा है और ज़रूर रहेगा। थिएटर क्यों नहीं रहेगा? हाँ, ये है कि थिएटर के लिए जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उसके मंचन की, वो ज़रूर थोड़ी मुश्किल होती हैं। मतलब एक ज़माना था जब थिएटर हॉल बहुत सस्ते हुआ करते थे और आसानी से सब लोग थिएटर कर पाते थे। रिहर्सल स्पेसेस या शहरों का बढ़ना, तो लोगों की व्यस्तताएं और रिहर्सल में पहुंच पाने की, तो प्रैक्टिकल रीजंस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ये लगता है रंगमंच की कोई ताकत में कमी कहीं नहीं आ गई है, ये प्रैक्टिकल रीजंस है। अभी कोई एक मेच्योर थिएटर करने वाला कैसे 60-70-80 हज़ार रुपए का एक थिएटर हॉल बुक करवाएगा और करेगा? पहले श्रीराम सेंटर में बेसमेंट में कर लेते, 500-600 रुपये 400 रुपये शायद होते थे उसके, वो बंद हो गया। तो अब मेन में करने पे या ऐसे स्पेसेस का अभाव है, शायद गवर्नमेंट की तरफ से वो एक सहायता हो सकती है। तो रंगमंच तो ज़रूर रहेगा। अरविंद जी, आप, क्योंकि आप, हम बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी, आपने जितनी मेहनत मशक्क़त की है थिएटर को रखने में दिल्ली में, मगर इसमें हम और क्या कर सकते हैं इसको बुलंद करने के लिए? आज मतलब थिएटर रंगमंच दिवस है, और रंगमंच दिवस का मतलब सिर्फ ये हमारे तो रोज़ाना ही रंगमंच दिवस होता है। जो रंगमंच करते हैं, यहाँ बहुत सारे रंगकर्मी बैठे हुए हैं। रंगकर्म में जो सबसे बड़ी, मैं लगातार इस पर जो 25-30 सालों से लगातार बोल रहा हूँ, और यही बात जो आपने की उसी को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे बड़ी दिक्कत है रंगमंच में कि हमारे पास आज तक कोई कल्चरल पॉलिसी नाम की चीज़ नहीं है। इतने साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे पास पॉलिसी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। प्रेक्षागृह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेक्षागृह की जगह जो लालाओं को दी गई थी, 1 रुपये गज पर दी गई थी, आज वो एक दिन का 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वसूल करते हैं। और हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत हड़तालें भी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन अंततः उनकी ताकत बहुत है।
अब पहले वो अपनी जगह का 15-20% जो है उसको कॉमर्शियल यूज कर सकते थे, आज वो 40% कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा रिहर्सल की स्पेस, ये सब पुरानी सारी बातें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रंगमंच में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एक्टर। और एक्टर के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई योजना नहीं है कि एक्टर काम करता रहे, उसके बाद क्या हो, ज़्यादा वो करते हुए उसका सिलेक्शन हो गया, आगे संस्थान में चला गया, उसके बाद हो गया ऑडिशन क्लियर किया, सिनेमा में चला गया। लेकिन उसके जो 4-5 साल का जो पूरा पीरियड है, उसके परिवार के साथ, उसके समाज के साथ जो आर्थिक और उसके तमाम दबाव हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। ऐसा कहना बिल्कुल भी मुझे लगता है कोई आर्थिक दिक्कत रंगमंच में नहीं है। ये बहुत एक नई बात हो सकता है, आपको सुनने में नजर आए, लेकिन रंगमंच के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है। पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि पैसा पहुंचता कहां पर है, किनके माध्यम से पहुंचता है, और एक्टर के पास कैसे पहुंचते हुए बीच में कहां रुक जाता है। एक किसी पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था यहां पर कि वहां से 100 रुपए चलते हैं और आम आदमी तक, गांव तक जो 1 रुपया पहुंचता है। ये रंगमंच में स्थिति है। क्योंकि दूसरा कि हमारे पास कल्चर पॉलिसी नहीं है। अभी हमने हमारे दोनों बहुत ही प्रतिभाशाली युवा, मतलब हमारे साथी जो बहुत ही बेहतर अभिनेता हैं, हमने शायद गुड़गांव में हम साथ थे, हाँ। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, तो इनको पता है जो मैं कहने वाला हूँ। अभी तक इतने सालों बाद भी देश के अंदर एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। हमारे IIT कितने हैं? 14-15 होंगे। IIM कितने हैं? बहुत सारे IIM हैं। इसी तरह डिजाइन कॉलेज हैं, लेकिन हमने अभी उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया है। डिसेंट्रलाइज जिसके नाम के वो अम्ब्रेला में कर दिया। क्यों एक मलयालम का छात्र, एक भोजपुरी का छात्र, या गुजरात का छात्र, बंगाल का विद्यार्थी या असम का विद्यार्थी दिल्ली में आकर हिंदी में रंगमंच क्यों करेगा? क्यों नहीं वो अपनी भाषा में काम करे? एक बिहार से छात्र को आने की दिल्ली जरूरत क्या है? वो वहां पर काम करता है, ग्रुपों में काम करता है। मुझे पता, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा मैंने बिहार में काम किया है। बिहार के गांव में हमें काम किया है, वहां के मोहल्लों में हम नुक्कड़ नाटक किए हैं। और एक नुक्कड़ नाटक था, तबाही मचा दी बिहार में। हमारा नाटक था पुस्तकालय मदिरालय, और उसका नतीजा हुआ वो हमने पूरे उसमें किया। जब हम करके निकले गया से, पता लगा औरतों ने शराब की दुकानें तोड़ दी उस नाटक के बाद, और फिर बिहार में उसका शराबबंदी हुई। हाँ, और उसके पुस्तकालयों के लिए देश में लाइब्रेरी मिशन नाम की वो चीज़ नहीं थी। उस नाटक ने इतना हंगामा किया, राज्यसभा तक नाटक की मांग पहुंची, और नतीजा क्या होगा, पुस्तकालय मिशन जो है देश के अंदर बना। तो नाटक की बहुत सक्सेस स्टोरी होती है, वो अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कल्चर पॉलिसी जरूरत है। क्यों बिहार का विद्यार्थी यहाँ पर आएगा, उसको वहीं पर वही सुविधा मिलनी चाहिए, बिना यहाँ पर जो ये आज रंगमंच के दिवस पर आज सरकार हो, कोई भी हो, हम सब सरकार हैं। मेरा निवेदन है कि देश की संस्था एक जो बिल्कुल धीरे धीरे जिसका स्थिति खराब हो रही है, उसके लिए हम आगे काम करें। और उसके अलावा जो संस्थाएं हैं सारी, थिएटर ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हो, और थिएटर के सुविधाएं बढ़े, तब मतलब है। और हमें जो आपने बात नहीं की थी, आपने भरत मुनि से की और तमाम बातें की थी, और प्रसन्ना की बात हुई थी। उसमें मुझे इस देश में मुझे 2 चीज़ नजर आती हैं। एक तो मुझे हबीब तनवीर साहब नजर आते हैं, जो जनता के थिएटर करते थे, और दूसरे मुझे इब्राहिम अलकही साहब, जिन्होंने तकनीक लेकर आए और एक पूरा ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है उसको डेवलप किया। ये 2 व्यक्तियों का भारतीय रंगमंच के विकास में अब जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसी की वजह से, उसी परंपरा पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों के तालमेल से देखें तो शायद भारत के रंगमंच की शक्ल बन सकती है। और भारत में बहुत रंगमंच हो रहा है। मतलब मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई छोटे छोटे जगह पर लोग जो गुट बनाते हैं और काम करते हैं। और दिल्ली में भी बहुत रंगमंच हो रहा है। दिल्ली के अंदर आज, जब मैंने 30-35 साल पहले रंगमंच शुरू किया था, तब हम ग्रुपों के पास शायद 1 या 2 लड़कियां हुआ करती थी। कि होता था कि भाई इस ग्रुप से मदद ले लो, वो वहां चला जाए। आप जानते हैं उस समय स्थिति क्या थी। आज जो है अकेले मेरे ग्रुप के अंदर 45 लड़कियां काम करती हैं। तो ये अपने आप में जो थिएटर का जो विकास है, थिएटर बहुत विकास कर रहा है, अपने बल पर कर रहा है, जनता के बल पर कर रहा है। आज सुबह से हम यहाँ पर हमने 3रा नाटक किया। हमने रोनी पब्लिक के बीच में पगड़ी समाल जट्टा भगत सिंह के ऊपर किया। हमने जमुना पार में यही नाटक किया, आज 3रा किया। और हम जब नुक्कड़ नाटक करते हैं, एक दिन में 17 से 18 नुक्कड़ नाटक करते हैं। 5-5, 6-6 मंडलियाँ होती हैं हमारी, और हर जगह
हमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दर्शकों की कमी हुई है या ये सवाल कि रंगमंच नहीं रहेगा कभी नहीं उठा है। कोरोना के शुरुआत के दिनों में जब हम डिजिटल हो गए थे, सब लोगों ने कहा रंगमंच अब क्या होगा, क्या डिजिटल हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, बहुत सारी डिबेट उठी। मैंने उस समय भी कहा था नहीं, रंगमंच क्योंकि आंखों में आंखें डालकर बोलने की कला है और हमारे दिल की बात है उसके अंदर, और कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बल्कि रंगमंच के अंदर वो ताकत है, रंगमंच के अंदर वो ताकत है जो मरो को जिंदा कर देती है। तो ये मेरे कहने अब आगे बहुत हमारे साथ क्योंकि 3 कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप तो 2 तो खैर एनएसडी से भी हैं और रिचा आपने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है। तो एक हमारे यहाँ एक धारणा होती है कि एक्टर्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो इस बारे में काफ़ी लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि काफ़ी लोग मिसाल देते हैं कि दिलीप कुमार जी जो हमारे बहुत ही लेजेंडरी एक्टर रहे हैं फिल्मों में, तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं पाई थी। और कहा जाता है एक समय सत्यजीत रे जी ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि एफटीआई की ट्रेनिंग से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा एक ये भी है कि भाई ट्रेनिंग आपको शायद हेल्प कर सकती है। तो इसके बारे में आप लोग अपने एक्सपीरियंस से क्या सोचते हैं कि जब तक किसी के अंदर नेचुरल टैलेंट ना हो तो उसका वो एक्टर बन सकता है क्या, या उसका उल्टा ये भी कि ट्रेनिंग से कितना आदमी इम्प्रूव कर सकता है जो उसका नेचुरल टैलेंट है? आर एक्टर्स बॉर्न और आर दे मेड? ये आप सबसे जो भी पहले लेना चाहे आप। पंकज जी हर वक्त सीनियर की तरफ इशारा कर देते हैं कि भाई तुम ही जवाब दे दो। तो राजेश जी आपसे शुरू करें। अभी इधर से ऐसे चलिए। नहीं, देखिए, मैं ये मानना चाहूंगा कि ट्रेनिंग से एक्टर बनते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं ट्रेनिंग से गुजरा। मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जो अनट्रेंड हो। दुनिया में कोई एक्टर नहीं है। जो आप कह रही हैं कि वो अनट्रेंड है और वो ट्रेंड है, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में नहीं गया, बट ऑन द जॉब उसने सीखा है। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग सिर्फ एक ही किस्म की नहीं होती। ऑन द जॉब मतलब एनएसडी में आके जो मुझे 3 सालों में अनुभव मिला, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग से मैंने जो सीखा, उतना सीखने का और उतने महान निर्देशकों के साथ और उतने महान टीचर्स के साथ काम करने में बाहर मुझे 10 साल धक्के खाने पड़ते। जी। सिर्फ वो 10 साल का निचोड़ मैं 3 साल में ले पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर वो नहीं सीखा जा सकता था। बाहर अक्सर हमारे थिएटर ग्रुप्स में हमेशा मैंने भी वो झेला है कि हम एक ही ग्रुप में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट किस्म के जो विचार हैं उनको जानने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए ट्रेनिंग आपके लिए कामयाब हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको 10 विचार के भिन्न विचारों के लोग एक साथ आपको सिखाने वाले मिलते हैं। 10 अलग अलग एक्टिंग स्कूल से आने वाले लोग एक साथ मिल सकते हैं। बाहर एमेच्योर थिएटर में अक्सर ये होता है कि आप एक ही गुरु के साथ रह जाते हैं और उससे आपकी एक सीखने की जो सीमा होती है वो शायद लिमिटेड हो सकती है। लेकिन अगर वही मैं कहना चाहूँगा कि सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग में आपको फ़ायदा सिर्फ ये हुआ एनएसडी में रहने से या किसी और इंस्टीट्यूट में कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जल्दी सीखने को मिल जाता है। और रेपर्टरी का भी एक फायदा होता है ना, मतलब रेपर्टरी तो एक अभ्यास की तरह से कि आपने जो सीखा वो अप्लाई करना चाहें। बाकी एक वो कहावत है ना कि एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्न्ड, कि सिखाई ना जा सके बट सीखी तो जा सकती है। तो वो आपके ऊपर है। और अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग, जैसे हम कल बात कर रहे थे रीटा गांगुली जी की, वो जो क्लासिकली ट्रेन है उन्होंने भी सिखाया है। जी, जी, और माइम सिखाया। तो इस तरह के अलग अलग मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट आपको करने का इंस्टीट्यूट मौका में आपको मिलता वो एक होगा। फायदा मिल जाता है कि आपको हर किस्म के और जो लोगों से exposure आपका है दिमाग ज्यादा खुलता है। जी, और लिटरेचर पढ़ने का मुझे लगता है बहुत मौका मिलता है, और उससे काफी लोगों को कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, क्योंकि हम अगर एनएसडी ना आते तो हम शायद इतना पढ़ते ना, सीखते ना, समझते ना। जी जी। तो पंकज जी आपका कुछ एक्सपीरियंस मेरा बताइए। भी बिल्कुल यही अनुभव है। जब मैं ड्रामा इतनी आसानी से नहीं आप छोड़ मैं सकते, ड्रामा थोड़ा की विस्तार शुरुआत से किया बताइए। था जी। मैं जब ड्रामा की शुरुआत किया था तो इसलिए किया था कि उस काम में बहुत मजा आता था। पढ़ने से ज्यादा मजा आता था नाटक करने में, रिहर्सल करने में, प्रैक्टिस करने में। तो करते करते अब लगा कि अब नौकरी प्रोफेसर बनना है तो एनएसडी जाते हैं। यहाँ आए तो मेरे को लगा मैं तो किताबों से भागा था, ये वापिस बोल रहे हैं किताब पढ़ो। तो
मैंने लड़ाई लड़ी थी थोड़े दिन, तो मैं अपने गैंग बना लिया था एनएसडी में कि जो एंटी एजुकेशन लॉबी टाइप, कि हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बोलता था कि यार प्ले क्यों बोलते हैं नाटक को, मतलब खेल तो खिलाओ तुम लोग, तुम तो पढ़ा रहे हो। तो मैंने अपने सहूलियत से प्ले का एक अलग डेफिनेशन बनाया, प्ले मतलब खेलना। और ये तो बोल रहे हो पढ़ना। फिर एनएसडी से निकलने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं गलत था। उस 3 साल में थोड़ा मुझे अब मलाल है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ वहां पे। तो मतलब पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, पास हो गया था, लेकिन और जितने मौके थे, जितनी किताबें थी, जितने टीचर्स थे, मैं और सीख सकता था। तो वही मैं, बहुत बढ़िया बोला राजेश दा ने, तो इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये हमारा बड़ा नुकसान है क्योंकि सीनियर साथ बैठे हैं। हाँ, तो काम हो जाएगा ना आसान, सीनियर को आसपास बिठा लो तो वही आंसर दे देंगे। हाँ अपना हो एग्जाम जाता में भी यही होता था क्या, पीछे बैठ? नहीं, इम्तिहान में तो करते थे। तो मैं एक्टिंग का वो सीनिक डिजाइन वाले पार्ट से डरता था। वो सीढ़ियां बनवाने लगते थे, तो उस वक्त लगता था कि क्यों सीढ़ी बना, एक्टर को क्या जरूरत है सीढ़ी बनाने का, वो जो कारपेंट्री या जो सीनिक डिजाइन का। अब लगता है कि नहीं, जरूरी था। जैसे पता नहीं कहाँ कभी तो एक आर्ट एक्टिंग की बात आई, हाँ प्रसन्ना की पुस्तक की आपने बात की, और वो इनकार करते हैं कि हमारे पास भारतीय बहुत सारी परफॉर्मिंग आर्ट हैं, जो लोक शैलियाँ हैं, हर प्रदेश की हैं। तो आग कालांतर में मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लगा, मुझे भी इस बात से सहमति हुई थी उस किताब के पढ़ने के बाद कि यार जो रियलिज्म के नाम पे हमें सिखाया जाता है वो दरअसल यूरोप और रशिया से आई हुई चीजें हैं। तो भूगोल हमारा गर्म इलाका है, तो मैं तो भूगोल से अभिनय को तुलना करने लगा कि हमारे पहनावे अलग हैं, हमारे जेस्चर पोस्चर अलग होते हैं। हम ठंड प्रदेश वाले लोग हैं नहीं कि कोट पैंट पहन के जेब में हाथ डाल दिए। मुझे याद है शुरुआत में रियलिज्म एक्टिंग मतलब जेब में हाथ डाल दो हाँ, और जेब में ऐसा हाथ डाल के और खाली डायलॉग बोलो गले से, तो ये रियलिस्टिक होता था। क्योंकि मेथड एक्टिंग, एक्टर के शुरुआत में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत एक्टर है, मैं भांप लिया, यहाँ बहुत एक्टर है। पहला 6-8 महीना तो लगता है कि हाथों को कहाँ ले जाए, क्या करें इसका। हाँ, वो एक्टिंग की बेसिक पहले 1 साल में लड़ाई होती है कि भगवान ने हाथ दिए क्यों हैं। हाँ, कि क्या करें इसका। तो डायरेक्टर डांटने लगता है, बैल हो तुम। हाँ, बोला अरे बैल नहीं, हम तो हैं आदमी, बैल होते तो फिर भी 4 पैर बना लेते कि 2 ये, हमें तो खड़ा हो गए, इसका क्या करें। तो फिर जब एक्टर बहुत ध्यान देने लगता है तो हाथों का ही ज्यादा करने लगता है वो। तो ये बहुत है, वो मिला जुला भाव है। जैसे हबीब साहब की बात की सर ने, तो मैं वो इसलिए बोला कि जब मैं ऑलमोस्ट, मेरी भी बिगिनिंग शुरुआती जर्नी लोक कलाओं से ही था, गांव में जो देखा था सीखा था। तो वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं लोक कलाकार, वो 1 सेकंड में कनेक्ट कर लेंगे ऑडियंस से, क्यों। और यहाँ आके ये लोग इम्पल्स को ट्रेनिंग में पहले तोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं मोटिवेशन चाहिए जाने का। वो बोलता है हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, काहे का मोटिवेशन चाहिए। ये बोलते हैं नहीं, फिर तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तुम क्यों जाओगे। तो मेरा भी वो लोक कलाकार और वो ट्रेनिंग में बड़ी लड़ाई चली थी कि यार कुछ तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों सिखा रहे हैं सब। तो बट ये सारे प्रोसेस के बाद अब समझ में आता है कि मेरे लिए वो लोक कलाएं, वो संस्कृत नाटक, रीटा मैम का, गांगुली जी का क्लास, तो वो सब मिलजुल के अपना एक तरीका बनता है जो कई सालों के अनुभव के बाद होता है। तो उनमें सबका योगदान है उतना ही। रिचा चल रहा है। जब मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर जब मिली थी तो अगस्त में पता था मिली थी, शूट शुरू होने वाली थी दिसंबर जनवरी में। मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ कि हर एक इंसान एनएसडी से है और बात करते ही शुरू हो जाते थे। 1970 में तुमने वो जो एंट्री ली थी बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत मुझे हॉलन हो रही थी, एक शब्द होता है हॉलन हो रही थी मुझे कि मैं कैसे करूँगी। उस दौरान उन 6 महीनों में जितनी वर्कशॉप्स थी बॉम्बे में, जो भी वहाँ एक बहुत कमाल के इंसान है जहान मोनिक शॉ, वो इंडियन ड्रामा स्कूल चलाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते थे। अब बॉम्बे में रहने का बहुत फ़ायदा हो गया, लोकल ट्रेन लेके कभी भी चले जाओ, कुछ भी पहन लो, दिल्ली तो नहीं है, लड़की हूँ। और वापसी में आराम से
मतलब मैंने कुछ नहीं तो एक ब्रेथ पे वर्कशॉप की थी, एक फ्रेंच टीचर आई थी, अनामिका हक सर आई थी, उनके साथ एक दूसरी वर्कशॉप की थी, एक क्लाउनिंग पे वर्कशॉप की, एक वॉइस पे वर्कशॉप करने मैं गई वीना पानी चावला के पास, आदि शक्ति। तो मुझे अलग अलग जगह से सीखने का बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि मेरे पास उससे पहले ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ बैरी सर थे और उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू थिंक ऑन माई फीट। उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। तो मुझे तो लगता है ट्रेनिंग करनी चाहिए। और आपने पूछा था बिना टैलेंट के भी एक्टर बन सकते हैं, अब क्या कहते हो दोस्तों? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। बिना टैलेंट के बड़े एक्टर बनते हैं। पंकज जी को माइक की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है इट्स ओनली फेयर, अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो आप पढ़ते हैं उसको, इंजीनियर बनने के लिए आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। और ऐसा तो है नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं दुनिया में अरविंद गौर साहब की तरह जो किसी को रिजेक्ट नहीं करते। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। अगर सच में आप अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग से संकोच क्यों हो? मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए ट्रेनिंग। जो चीज़ जिसका आपको शौक है, आप क्रिकेटर बनेंगे तो बल्ला पकड़ना तो आना चाहिए ना। अब ये इसका दूसरा मतलब सिर्फ जिम जाने से कोई एक्टर नहीं बन जाता, सिर्फ मतलब हाँ होता है वो भी डांस और जिम साथ होता है। तो हर तरह की जो चीज़ है, जब हम उसको सीखते हैं हम उसको निखार पाते हैं। मुझे अभी जाके फरवरी में मुझे ऐसा लगा कि ओ मुझे अब समझ में आया एक्टिंग क्या होती है। अभी पिछले महीने वो भी किसी और फिल्म में किसी और एक्टर का ऑफ कैमरा एक आवाज आई, कुछ चीख सी आई, मुझे लगा क्या गटरल साउंड, इतनी ऑनेस्ट आवाज। फिर मुझे लगा उस आवाज को सुन के मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अब जाके एक्टिंग समझ में आई। तो ऐसी डिस्कवरी आपको लगातार होगी। आपको कला के लिए, रिदम के लिए एक अलग रिस्पेक्ट होगी जब आप ट्रेनिंग करेंगे। तो मैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग के हक में हूँ। और मैं ये नहीं कहती बिना ट्रेनिंग आप नहीं बन सकते एक्टर, आप बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे भी बन सकते हैं। इम्पल्स और नेचुरल टैलेंट जो आपको भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, मुझे भी लगता है मुझे भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, क्योंकि मैंने मतलब मैं एक ही बार स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मैं उसके बाद मेरे सबकॉन्शियस में कुछ होता है, मतलब वो अंदर अपने आप ऐसे कैरेक्टर अंगड़ाई लेता है, मेरा हिस्सा बन जाता है। बाद में मुझे समझ में आता है जब फिल्म छूट जाती है कि ओहो ये तो जा नहीं रहा भाई, इसको निकालो, इसको एक्सरसाइज करो अपने शरीर में से, इसका जो रेजिड्यू है उसको निकालो, तब जाके मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप खुश रहेंगे। वरना हर तरह आप सोचिए ना क्या क्या, अभी मैं गैंगस्टर प्ले कर रही हूँ जो मतलब ड्रग भी डील करती है, जिस्म फरोशी का भी काम करती है। मेरे दिमाग पे भी तो कोई असर होगा ना अगर मैं ये सब करती रही तो मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि सबको ट्रेनिंग करनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं, उनको पकड़िए, उनके चरण पकड़ लीजिए, उनसे सीखिए, उनके लिए सेट डिज़ाइन करिए, सीढ़ियाँ बनाइए, चाय बनाइए, झाड़ू लगाइए। वो गुरु हैं आपके, उनसे आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो रिचर्ड, जो आप अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग की बात की, तो उसका एक दूसरा पहलू भी है। उसका ये पहलू है कि ये मुझे फिर इरफान भाई आज याद आ रहे हैं, उन्होंने एक कहीं इंटरव्यू में कहा था कि एक डायरेक्टर ने उन्होंने कहा कि भाई तुम ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सीन बोल रहा हूँ सिंपल सा, तुम अपना सोच रहे हो, पता नहीं कहाँ पहुँच गए तुम, ये मेथड एक्टिंग और ये और वो। तो कभी कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा आप लोगों की फिल्म में कभी फेस हुआ आपके, पंकज जी या राजेश जी, की जहाँ आपको कहा गया कि भाई तुम इतना ज़्यादा सोचो मत, तुम कमर्शियल फिल्म में हो और बस कर डालो सीन? हाँ, अभी मुझे पिछले कुछ दिन पहले एक पत्रकार पूछ रही थी यही बात की, कैरेक्टर से आपको निकलने में कितना टाइम लगता है। मैं बोला जब तक आखिरी पेमेंट ना आ जाए। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट आ गए हम निकल लेते हैं। तो नहीं मैम, सॉरी, सवाल क्या था? मैं पंच लाइन के चक्कर में भूल गया सवाल ही। पंच लाइन ये था कि कभी आपको कहा गया कि भाई इतना सोचो मत, थोड़ा कम सोचो और सीन कर डालो बस? हाँ, अनलर्निंग की जो बात जी, कई बिल्कुल, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ कि कमर्शियल का किसी सिनेमा में कि भाई इतना, मैं वैसे लोड लेता भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा,
हाँ, मुझे मालूम है ज़्यादा मेहनत करने से कुछ होगा जाएगा नहीं, तो छोड़ दो। हाँ, शुरुआत में की थी, ऐसा नहीं है कि सब आसानी से हो जाता है, कि कैरेक्टर को बनाने में 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन एक्टर को बनाने में 20-25 साल लगते हैं। तो वो नींव मजबूत रहेगी तो फिर मकान ऊपर थोड़ी पतली दीवार भी चल सकता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि लोग बोलते हैं कि भाई बस आओ कर लो, और मेरा वो वैसे मेरी थोड़ी अप्रोच भी वैसी है कि मैं हमेशा से, जैसे शुरुआत में हम रंगमंच रहेगा नहीं रहेगा, एक पॉइंट उसी से संबंधित है कि जब तक रंगमंच में कैरियर का ऑप्शन नहीं होगा ना, तब तक लोग नहीं आएंगे काम करने। कि एक अभिनेता को सैलरी मिलनी चाहिए, और हिंदी बेल्ट में खासकर, आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, यात्रा में, असम में कमर्शियल थिएटर है लेकिन हिंदी में नहीं है। तो आज एक कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि हमें मालूम ही नहीं चलता है, अब मुझे लग रहा है कि जैसे अब हम आज बात कर रहे हैं रंगमंच में कि यार रंगमंच कोई चीज़ है, मैं रंगमंच से सीख के, मैं, ऋचा, राजेश दा, बहुत सारे अभिनेता, मनोज भैया, नवाज सर अभी काम कर रहे हैं। तो और ये दौर है डिजिटल मीडियम का, सोशल मीडिया है, ये बातें 10 जगह स्प्रेड होंगी, लोग जानेंगे कि अच्छा ये लोग थिएटर करके गए हैं, कोई चीज़ है थिएटर जो होती है कहीं पे। मुझे याद है कि अब मैं बहुत खोज रहा था कि अच्छा, मैंने पढ़ा किसी एक अखबार में कि नसरुद्दीन शाहूमपुरी रंगमंच किए हैं। तो अब पहले तो रंगमंच समझ में नहीं आता था क्या किए हैं, तो पहले तो लगे रंगमंच मैंने पेंट से रिलेटेड कोई काम है। हाँ, रंगकर्मी कौन है, बोलते जो रंग का पेंटिंग करता है जो। तो अब नहीं है, अब डिजिटल मीडियम होने की वजह से कोई भी बात बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और ज्यादा लोग जान जाते हैं कि अच्छा आप यूट्यूब खोल दो, आपको 2000 एक्टिंग क्लासेस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। दुनिया भर के थिएटर की बातें लोग कर रहे हैं। ठीक है कि उससे कई मिसगाइडेड या बहुत ही सतही जगह पे बच्चे पहुंच जाएं, लेकिन अब ये बात, और थिएटर तभी सरवाइव करेगा जब एक तो थिएटर के अभिनेता को कम से कम बेसिक ब्रेड बटर, सम्मानजनक जीवन जीने के लायक पैसे मिले। उसके लिए दूसरा हिंदी क्षेत्र में करना होगा कि लोग रंगमंच का टिकट कटा के देखने जाएं। जी बिल्कुल, कि आप 20 रुपया 50 रुपया अफोर्ड करें और देखें जाके, और लोगों को बुलाने के लिए नाटकों को थोड़ा मनोरंजक बनना पड़ेगा, कि हम बहुत गंभीर मसला कर दें कि कोई समझे ना समझे, हम तो ऐसे करेंगे थिएटर नहीं, फिर तो आप अकेले में स्वंत सुखाए कर लीजिए। अगर लोगों को बुलाया है तो मनोरंजन थोड़ा कुछ तो ऐसा, मैं अपने अभिनय में जान के, मैं ऐसे जो मछली फंसाने के लिए चारा डालते हैं ना, मैं जान के ह्यूमर डालता हूँ ताकि एक बार इंगेज कर लूं अपने दर्शकों को, फिर मैं गंभीर बात भी कह पाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। तो ऋचा, आपको कभी लगता है नुकसान होता है कि एक थिंकिंग एक्टर होने की वजह से आपको शायद उस तरह के और रोल नहीं मिलते जो आप चाहें कि मैं भी करूं कुछ हल्का फुल्का रोल, मतलब आप एक तो हमारी ब्रांडिंग हो जाती है ना, ये थिएटर से आए हैं, ये तो मंजे हुए कलाकार हैं, ये ऐसा ही कर सकते हैं। पहले तो आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैं बॉम्बे में ऑडिशन देने गई तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, मैंने कहा हम छोटी सी एंथोलॉजी बना रहे हैं, मतलब प्लेस कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल मंटो की काली सलवार कर रही हूँ। वहाँ से जवाब क्या है जानते हैं? ओह आई लव मोंटू। मेरा जो टूटा भ्रम। हाँ, और उसने मुझे फीडबैक, यू नो इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो मैंने कहा ठीक है, आई नो इट विल नॉट वर्क आउट, बट खैर मोंटू जो मंटो को कह सकें, उनसे क्या ही बात की जाए। पर मुझे ये ज़रूर मैं इनकी हर बात से सहमत हूँ। क्यों नहीं आर्टिस्ट को पैसा मिलता भाई? क्यों नॉन एसेंशियल कैटेगरी में हम लोग? क्या हुआ था लॉकडाउन में, जब लोग घर पे बैठे थे, डिप्रेशन में थे, आमदनी नहीं थी, लाशें गिर रही थी, क्या हो रहा था? लोग बैठ के देख रहे थे कंटेंट। वो कहाँ से आया? वो किसने बनाया? हमने बनाया। हम क्यों नॉन एसेंशियल हैं? हम क्यों नहीं डिमांड कर सकते अपने हक के पैसे? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग, मतलब मैं बैरी जॉन में जिन लोगों के साथ थी उनमें से एक अभी उस फील्ड में है, एक 40 लोग थे, एक मेरे अलावा एक एक्टर और है। दैट इज सो अनफेयर। और ये मतलब मैंने भी एक थिएटर ग्रुप कुछ समय के लिए बॉम्बे में ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे 3 महीने की कन्वेंस के 90 रुपये दिए, तो मुझे समझ में आ गया कि बॉस नहीं हो पाएगा। और सॉरी, आपका सवाल क्या था? हाँ,
थिंकिंग एक्टर का थिंकिंग इंसान होने से करियर का बहुत नुकसान हो जाता है। आपकी सर्च में बहुत फिल्टर आ जाते हैं, अरे नहीं ऑब्जेक्टिफाई नहीं होंगे, नहीं प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिबेसिंग है, ये ह्यूमर अच्छा नहीं है, तो वहीं आप अपने आप को बहुत सारे आपकी सर्च में इतने फिल्टर होते हैं कि बहुत नैरो हो जाती है और एंड में आ जाता है देयर आर नो मैचिंग रिजल्ट्स। तो ये सच है, पर मुझे लगता है इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। थिंकिंग एक्टर, थिंकिंग इंसान होने का हमेशा एक फ़ायदा है और वो आज नहीं तो कल लोग समझ पाएंगे। अगर कोई आपकी फिल्मोग्राफी या आपके नाटक या उन चीज़ों को आज के 10, 15, 20 साल बाद देखेगा जो आपने किए, क्योंकि ये एक चीज़ एक टाइम के लिए तो होते नहीं, यस नाटक होते हैं पर हमको रिकॉर्ड करके उनको आर्काइव करते हैं। मैंने कुछ वक्त नटरंग प्रतिष्ठान में भी काम किया आर्काइविंग का, तो वो जब कोई देखेगा इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी भी मुझे पता नहीं, जब एडिपस इलेक्ट्रा का प्ले हो रहा था हज़ारों साल पहले, तब किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या थिएटर रहेगा या नहीं। तब जो एम्फी थिएटर बने थे पुरानी सिविलाइजेशंस में, वो पब्लिक के लिए थे, उसको एंगेज करने के लिए थे। वहाँ कैसी कैसी बातें होती थी, डेमोक्रेसी पे बातें होती थी, इंसेस्ट पे ये सारी चीज़ें हमारी एक ह्यूमन कंडीशन की एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है। हमें उसको आगे ले जाना होगा हम सबको, और ये हम वेस्ट से भी सीख सकते हैं, जहाँ बहुत सक्सेसफुली ब्रॉडवे के एक्टर अपना घर चला सकते हैं, वेस्टर्न के एक्टर अपना घर चला सकते हैं, और वो चलाते हैं और बहुत खूबसूरती से नाटक पेश करते हैं। उनकी अलग इज्जत होती है समाज में। इंग्लैंड में उनको नाइट किया जाता है, कभी डेम कभी सर बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों ना हो। हमारे पास तो इतने सारे थिएटर के ट्रेडिशंस हैं, हर प्रांत का एक अपना अलग। बहुत अच्छी बात कही आपने भी। राजेश जी, आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा है कि एक वो क्योंकि आप एक सुलझे हुए, मंझे हुए, सोबर एक्टर माने जाते हैं, जो थिएटर से हैं, कवि भी हैं, तो ऐसा आपको कभी मन करता है कि मुझे भी कोई हल्का फुल्का रोल दे, मैं भी कुछ सुपरस्टार टाइप का, मतलब स्टारडम भी देखूं मैं, मुझे कैरेक्टर एक्टर में क्यों आप बांध रहे हैं? अभी स्टारडम का तो पता नहीं, हल्के फुल्के चरित्र जरूर करना चाहता हूँ, 1-2 ट्राई किए मैंने, और मतलब ज्यादातर अब ये एक समस्या है ही कि थोड़ी टाइप कास्टिंग हो जाती है घूम फिर के। जिस तरह के 3-4 तरीके के ही चरित्र मुझे ज्यादातर ऑफर होते हैं, बाप का मैन इन यूनिफॉर्म पुलिस वाला, या रॉ, या वकील का, या फिर स्पोर्ट्स कोच, ऐसे जो 2-4 चरित्र कर लिए वो ही होते हैं। लेकिन बहरहाल मतलब मेरा ये मानना है कि थिंकिंग एक्टर होना चाहिए, चाहे उसका घाटा हो चाहे फायदा हो। आप सोचे बिना कैसे काम करेंगे। और इनफैक्ट मेरा तो एक्टिंग करते वक्त भी, आप मेथड की बात करनी थी, मेरा तो एक्टिंग में भी ये विचार है, मैं जब भी कोई चरित्र निभा रहा होता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो क्या महसूस कर रहा है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि वो क्या सोच रहा है, और उसके सोच से वो आएगा एहसास, बाय प्रोडक्ट है उसका। तो सोच पे ही, मतलब थिंकिंग तो मेरे हिसाब से हमेशा बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके घाटे फायदे जो भी हों, अभिनय में या आपके करियर में। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट हम लोग ऑडियंस क्वेश्चंस भी लेंगे, पर उससे पहले एक आखिरी मेरी आप सबसे गुजारिश है, कोई ऐसा आपको किसी नाटक का खासकर कोई अच्छा डायलॉग याद हो अपना या किसी और का जो आपको बहुत पसंद आया हो, तो वो एक डायलॉग हमें प्लीज़ सुना दें, क्योंकि आज वर्ल्ड थिएटर डे भी है और हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं, कोई भी आपका पसंदीदा। और अगर नाटक नहीं याद भी आए तो वहाँ से आवाज़ आ रही है मिर्ज़ापुर ना सुनाए, कुछ कह रहे हैं सुनाए, कुछ कह रहे हैं ना सुनाए। अगर थिएटर का हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं हो कोई बात नहीं, फिल्म का भी सुनाए। आज विश्व रंगमंच दिवस है, तो आप लोग विश्व वेब सीरीज दिवस थोड़ी है। स्थान बहुत मायने रखता है, शब्दों का चयन, कौन से स्थान पे क्या करना है। तो हम लोग बात, भले चूंकि थिएटर और सिनेमा की बात होगी तो दोनों बड़ा मिला जुला आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट, बट हम रंगमंच की ही बात करें। मुझे तो फिलहाल अभी नाटक का कोई याद नहीं है, बहुत दिनों से कर नहीं रहा हूँ, आपको याद होगा। मुझे सीरियसली याद नहीं है। फिल्म का ही सुना दीजिए, कोई बात। किसका? फिल्म का भी। नहीं, फिल्म का तो नहीं, विश्व रंगमंच। हाँ
हाँ अच्छा यही सुना दें। चलिए गाना भी सुना सकते हैं, कविता भी सुना सकते हैं। कविता। राजेश जी से हम गुजारिश करेंगे अपनी कविता ही सुना कविता दें। आप सुनाओ एक गाना। जी जी जी। मुझे आज पंकज ने बहुत बुजुर्ग बना दिया है। Anyway, नहीं कविता क्या, मैं अब देखिए अपनी कविता तो मेरी तो प्रेम कविताएं हैं जो यहाँ रंगमंच नाटक का दिवस में dialogue है उपयुक्त तो नहीं बहुत ही है। अच्छा लगेगा। हाँ नाटक का डायलॉग सुनाएंगे। नहीं मैं बहुत एक अच्छा लगेगा। अंधायुग के बढ़िया। थोड़ा सा एक हिस्सा बिल्कुल, सुना बिल्कुल। देता हूँ। वो कविता ही है क्योंकि पूरा अंधायुगी काव्य है, तो एक कविता की कविता हो जाएगी और रंगमंच का एक हिस्सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है नहीं किसी की भी जय। दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ शुभ था, निर्मल था, कोमलतम था, वो हार गया, द्वापर युग बीत गया। अच्छा आपने अभी कहा था आपको याद है। जी मुझे एक ही डायलॉग याद है, एक सिलेले की मैं करती थी। मलिका आलिया वफात पा गई, ओह ये बदनसीब मंजर। पंकज जी आपको सचमुच याद नहीं कि आप सुनाना नहीं चाहते? आजकल मेरा वो स्मृति की बीमारी भी चल रही है। अरविंद जी आप अपने किसी नाटक का अगर कोई डायलॉग सुनाना चाहें। हाँ नहीं वो डायरेक्टर। अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं अब। जी कहना चाहेंगे कुछ कहना चाहते हैं आप? जी अच्छा ठीक है। हम ऑडियंस में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के सवाल हैं, मगर मेरी बस गुजारिश है कि रंगमंच से अगर ज़्यादा कनेक्टेड होगा। अच्छा अरविंद एक मिनट पहले अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं। ये एक मिनट, बातचीत हमारी काफ़ी बहुत गंभीर हुई है, बहुत सारे विषयों पर हुई है और यहाँ रंगमंच के विद्यार्थी हैं, तो ये हमारी जो ट्रेनिंग की बात हुई है उसके रेफरेंस में बताना चाहूँगा कि आज से 30 साल पहले 25 साल पहले हमारे ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस नहीं था। ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी शब्द एक इस्तेमाल होता है जिस पर मैंने 25 साल पहले भी आपत्ति की थी और अभी भी मैं आपत्ति करता हूँ उस शब्द पर, वो है एमेच्योर थिएटर। तो ये मुझे लगता है कि जैसे भारत में अगर सबसे पहले अगर एक्टिंग ट्रेनिंग की शुरुआत किसने की है, जिसको मैं मानता हूँ एक संस्थान के बाहर, उस व्यक्ति का नाम था बैरी जॉन, जिन्होंने एक सिस्टमेटिक पद्धति की और अलग तरह से की। ये वो किसी एक संस्थान की अपनी बहुत बड़ी सुविधाएं होती हैं और उन संस्थानों में जाने वाले भी हमारे विद्यार्थी होते हैं जो थिएटर करके जाते हैं, जो अनुभव लेकर जाते हैं। लेकिन बैरी जॉन ने उसके बाहर शुरुआत की, कॉलेजों में शुरुआत की, उनको बहुत बड़ा श्रेय हमें देना चाहिए। और अलग अलग कॉलेजों पहले सोसाइटी नहीं होती थी, वहाँ कॉलेजों की सोसाइटी में जाकर ट्रेनिंग दी। उसके बाद लेकिन हमारी जो जनरेशन थी उसके साथ क्या हुआ कि बाहर ट्रेनिंग वाले नहीं थे और हम संस्थानों में जा नहीं पाए, हमारा बैकग्राउंड नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ कि हमने जो ट्रेनिंग ली वो दूसरों देख कर ली और नतीजा क्या हुआ, जो हमारी ट्रेनिंग हुई वो हमारी ज़्यादा प्रैक्टिकल हुई। और उसके बाद जो आगे जो ट्रेनिंग आ रही है, पिछले 30 साल जो ट्रेनिंग का पूरा पैटर्न बदला है, वो आज एमेच्योर थिएटर नहीं है। आज मेरे पास जो है 10 साल 15 साल वाले एक्टर भी काम करते हैं जो अपना इसमें कैरियर बनाते हैं और पूरा उसमें जुटे हुए हैं, वो एमेच्योर एक्टर नहीं है, वो दिन रात अपना काम करते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेशन बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ट्रेनिंग का पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और ठीक है, एक संस्थान है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, मैं तो आज भी बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा उसको डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने पूरी दुनिया भर में काम किया है, मैंने शायद दुनिया का कोई क्षेत्र छोड़ा होगा जहाँ नहीं किया है। मेरे ऊपर पूरे दुनिया भर की ट्रेनिंग का असर है। लेकिन जब अपने एक्टर में ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ पर मैं कोई विचारधारा या कोई बड़ा जो शास्त्री लेकर नहीं चलता हूँ कि मेरा एक्टर आज का एक्टर है, उसके इमोशंस आज के एक्टर हैं, उसके आज की हैं, उसकी समस्याएं आज की हैं, उसकी जो ट्रेनिंग आज के तरीके से ही होनी चाहिए। तो
क्योंकि हमारे जो सिलेबस चल रहे हैं, जो हमारे संस्थानों सिलेबस चल, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़, जैसे महेश दत्तानी बम्बई में कर रहे हैं, बहुत कमाल काम करते हैं, जो राइटर्स आए हैं बहुत सारे हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि एक्टर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को ज़रूरत है, जैसा आपने कहा इंजीनियर को ज़रूरत है, ऐसे ही एक्टर ट्रेनिंग ज़रूरत है। लेकिन उसमें एक बात जानने की ज़रूरत, जैसे डॉक्टर को 4-5 साल देता है, इंजीनियर देता है, तो ऐसे ही एक्टर ट्रेनिंग के बाद जो समय देगा वो उसको एक्टर बनाएगा। ये नहीं कि 3 महीने आपने कहीं पर 4 महीने का जो आपने 50,000 का कोर्स कर लिया उसका एक्टर बन गया, मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो वो जो स्ट्रगल वाले जो एक्टर हैं उनसे भी निवेदन मैं हमेशा करता हूँ कि भाई किसी थिएटर ग्रुप में या किसी संस्थान में जाकर ट्रेनिंग करो, ताकि आपकी ट्रेनिंग का एक मतलब हो, आप जान पाए कि असली थिएटर क्या होता है। सिर्फ 3 महीने के जो कॉमर्शियल कोर्सेज है ना, वो एक्टिंग नहीं सिखा सकते, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं। इसलिए असली ट्रेनिंग है जो आपने सालों भर की है। तो यही मैं कहना चाहता था। तो मेरे ख्याल से वक्त अब हमारे पास और नहीं है, तो सवाल जवाब के लिए शायद समय नहीं रहा है, और रंजीत जी अब मंच का संचालन अब करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोकतंत्र में है, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक शायद ये अकेला देश है जहां हम सवाल पूछ सकते हैं, सवाल उत्तर भी ले सकते हैं। आप बाहर भी लेके जाइए ना, इस देश में अल-मुंजर जैदी को बाहर में बुलाया था, जिसने बुश पर जूता फेंका था। ये पाकिस्तान में जा सकता है अल-मुंजर जैदी? ये बाहर ही था। तो हमें अपने लोकतंत्र में हमें गर्व होना चाहिए। ये जो सेशन है ना, ये एंड नहीं हो रहा है, ये सेशन रिपीट करेंगे। आप फिर से आइए, जो सवाल आपके मन में रह गए हैं उसको अगले सेशन में रहेंगे। ये एपिसोड यहाँ तक होता है। प्रोफेसर सैयद हसनैन साहब हमारे पास हैं। जस्टिस अब्दुल हसनैन साहब, शुराइसे हसनैन फ्लाग, और आज के हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह जी, डॉक्टर योगेश सिंह जी हमारे साथ हैं। चेयर इतनी है, एक पुलिस वाला इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो अच्छा मैम, हमारे क्या शालिनी मैम, ये IPS ऑफिसर नैना मैम बैठी, सूफी मैम बैठी, कमाल के लोग बैठे। ये हमारे नवनीत भाई बैठे हुए हैं, अब चेयर खाली नहीं है, क्या करें। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इससे पहले ये अवार्ड राज बिसारिया, रघुवीर यादव और भी दीगर लोगों को याद अभी नहीं आ रहा है, पिछले 10 साल में हमने ये अवार्ड दिया। ये तो इसके लिए हमने सर से गुजारिश की, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर योगेश सिंह से, कि वो तशरीफ लाएं और वो इस कार्रवाई को अंजाम दें। तो उन्होंने जो है इसको कबूल किया और वो तशरीफ ले आए। ये आज की क्लोजिंग सेरेमनी है। आए हाय, अरे भैया मज़ा तो तुम्हारी ही किताब में आया, बाकी तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो जिस तरह का माहौल है, 11 साल हो गए हमको ये सब करते हुए, और मुश्किल काम होता है। अभी खालिद भाई बताएंगे, हालांकि आज इनको ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि 15 मिनट ही है हमारे पास, उसके बाद यहाँ रक्स होना है उमा जी का। अगर किसी ताकीर के मैं डॉक्टर योगेश सिंह साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम तशरीफ लाएं। इस साल जश्न अदब का जो 2022 का जश्न अदब का थिएटर के लिए अवार्ड दिया जाना है, वो पंकज त्रिपाठी जी को दिया जाना है। ये हमसे पहले से जुड़ा है, जश्न अदब का पुराना नाता है, और ये गलत बात है यार, सीधी नहीं बजानी चाहिए। सर तशरीफ लाएं पंकज जी। यहाँ डॉक्टर साहब नहीं नजर आ रहे हैं, बाहर चले गए।
बड़ा खराब करेक्टर है। मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं था ये भी हो जाएगा। तो मुझे सॉन्ग पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बाबू जी बहुत खुश होते हैं, मैं बताते हैं साल 51 मिले सॉन्ग। तो खैर नहीं, शुक्रिया। वैसे तो मैं मुझे खुद ही जब आ रही हो ना तो अभी पता चला, मुझे अनाउंस किया तो मुझे भी थोड़ा अंदर से संकोच हुआ, लेकिन सम्मान होता है क्योंकि मैं रंगमंच कर नहीं रहा हूँ कुछ सालों से, तो मैं इसका एक्चुअल हकदार नहीं हूँ। मुझसे बेहतर कोई और होता जो रंगमंच कर रहा है। फिर भी आपने सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।